नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू एवरीवन ऑन आवर प्लेटफॉर्म डॉक्टर अमित अकेडमी जीपीएससी। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू अप्रोच द जीपीएससी मेंस एथिक्स पेपर। मैं एथिक्स पेपर को लेके इतना क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि एथिक्स का पेपर जो है वो डिसाइडिंग होता है आपके रैंक का। ये पेपर ऐसा है कि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आर्ट बहुत ज़्यादा है। तो कैसे उसको टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आ सकते हैं, पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा, यूपीएससी के 2013 से लेके 25 तक के पेपर भी दिखाऊंगा, और 2026 में जब एथिक्स का पेपर आएगा तो कैसे आप उसमें हाई स्कोर कर सकते हो। तो मेरे सामने है ये ऑफिशियल सिलेबस का प्रिंट आउट। अगर मैं इसके पेपर नंबर 7 पे जाता हूँ, दैट इज एथिक्स, तो मुझे देखने को मिलता है कि 250 नंबर के पेपर में से 200 नंबर तो केस स्टडी का ही है, और 200 वर्ड में आपको क्वेश्चन लिखना है, और 5 क्वेश्चन आपके आते हैं 10-10 नंबर के, मतलब 50 मार्क्स के। मतलब 25 नंबर के 8 क्वेश्चन हैं, और 10 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, और 250 नंबर का पेपर है। इसका मतलब हैविली लीन ऑन द केस स्टडीज। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी लिख रखा है कि कोई इसके लिए कोई स्पेशलाइज स्टडी नहीं चाहिए होगी, केस स्टडी ऐसी आएंगी कि नॉर्मल आदमी दे सकता है जवाब। हालांकि इसका जो सिलेबस है इसमें 8 पॉइंट दे रखे हैं, एथिक्स इन पब्लिक, पर्सनल लाइफ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। तो वो कौन से 5 क्वेश्चन हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूं, और कैसे उसको हम सोल्व कर सकते थे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि एकेडमी के लिए आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि आप एकेडमी से जुड़ के आने वाले जीपीएससी 2026 की वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर चाहते हो तो हमसे जुड़ सकते हो। ये हमारी टीम है जो आपके लिए डेडिकेटेड टीचर्स हैं। वी आर गोइंग टू टीच यू फॉर द जीपीएससी मेंस 2026. Let me give you brief introduction. This is Dr. Amit. He is qualified Haryana Civil Services, UPSC Civil Service 5 mains 3 interview. Tiwari sir, 25 years of experience, 4 PCS interview. Myself, Pradeep, I have given 3 mains and 1 GPSC interview. Divyangana ma'am, 4 GPSC interview, class 1 and 2. Vineet sir, 1 UPSC interview and he also qualified Haryana Civil Services. So आपके लिए हर चीज एक जगह मिलेगी। वी आर प्रोवाइडिंग यू बेस्ट टीम फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। नाउ एनालाइज कि कैसे हम जीपीएससी 2026 को टारगेट करेंगे। पहले हम समझते हैं कि 2025 का जो पेपर आया उसमें क्या पूछा गया, और उसके आधार पर ही हम अगली स्ट्रेटेजी बनाएंगे। चलो वन बाय वन देखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास 8 केस स्टडी आई थी पेपर में। तो 8 और ये 25 नंबर की थी, तो 200 नंबर तो यहीं से आपके पूरे हो गए। 5 क्वेश्चन आपके आए थे 10-10 नंबर के, 50 नंबर यहां से पूरे हो गए। पेपर था आपका 250 का। अब यहां से आइडियली आप 130-35 तक भी ले सकते हो मार्क्स। बहुत अच्छा स्कोर होता है 140 के आसपास। ठीक है, और आने को आपको हो सकता है कि 60-70 नंबर तक भी रह जाए अगर आपकी केस स्टडी की अप्रोच सही नहीं है। यहां से आप 50 में से मैक्सिमम 25 ले सकते हो। यहां इस केस स्टडी में आपकी अप्रोच कैसी है, और कोई भी केस स्टडी आ जाओ, आपके पास कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। 4 पैरामीटर होते हैं, उसी से आप कोई भी केस स्टडी अटेम्प्ट कर देते हो। आपको दिखाता हूं। पहले मैं 8 केस स्टडी का आपको क्रक्स बताता हूं कि क्या टेस्ट किया गया। पहली जो केस स्टडी थी उसमें आपको कुछ कंडीशन दी जाती है कि भाई आप मिस्टर ए हो, और आप एक रिपोर्ट बनाते हो, प्री अप्रूव्ड रिपोर्ट है, उसके ऊपर आपको साइन करने को कहा जाता है कि ये इंडस्ट्रियल प्लांट है, इसकी ऊपर आप साइन कर दीजिए। लेकिन जब आप वहां विजिट करते हो तो आप देखते हो कि वहां पर तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, कानून के हिसाब से चीजें फॉलो नहीं कर रखी हैं। अब आपके सामने प्रॉब्लम आ जाती है कि आप जो सीनियर आपका जो कह रहा है कि इमीडिएटली साइन करो, आप उसको कैसे विरोध करोगे। और पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं जो उस इंडस्ट्री का मालिक है उसको। तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना होगा। एक तरफ आप एनवायरमेंटल पब्लिक सेफ्टी को देखोगे, एक तरफ आपको अपना कैरियर भी देखना है कि आपको भी अपनी लाइफ पीसफुली जीनी है। तो इसमें आप क्या, आपका टेस्ट हो रहा है, इसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, आपकी विसल ब्लोइंग, आप उसको बाहर पब्लिक में लेके आते हो, जो करप्ट सीनियर है आपको उनसे कैसे डील करना है, ये सब देखा जाएगा। तो आपकी कौन सी वैल्यू टेस्ट हुई, इंटीग्रिटी, मोरल करेज, ऑब्जेक्टिविटी, एनवायरमेंटल कंसर्न। ठीक है, ये टेस्ट हुआ। तो आपको किस स्टेप के थ्रू गुजरना पड़ेगा, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है
कि आपका सीनियर करप्ट है और वो आपको फोर्स कर रहा है, या कोई पॉलिटिकल आपका जैसे मान लो मिनिस्टर है वो करप्ट है, तो आप आउटराइटली उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपको एक हायरार्की भी फॉलो करनी होती है। तो आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आपके ऑप्शंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप हर चीज को डॉक्यूमेंटेड मतलब रिटर्न में लोगे या फिर उसको कैसे आप डील करोगे, वो आपको मैं समझाता हूँ। दूसरी हमारे सामने जो केस स्टडी आती है वो ये बताती है कि भाई आप मिस्टर बी हो, आप देखते हो कि आपका ऑफिस में एक असिस्टेंट मिसट्रीट कर रहा है किसी सीनियर सिटीजन को, क्योंकि उसकी जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है वो रुकी हुई है। लेकिन जब आप थोड़ा सा पता करते हो तो आपको पता लगता है कि भाई वो जो एल्डरली था, पेंशन ले रहा था, वो बैगिंग में इन्वॉल्व है, भीख मांगने में, जो कि कानून के हिसाब से एक क्राइम है। तो ये केस हाईलाइट करती है कि भाई एक एक तरफ तो रूल हो गए, रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी है, एक तरफ आप देख रहे हो कि बेचारा गरीब है, आपको ह्यूमनिस्टिक एंगल भी है। तो इसमें हमारी कैपेसिटी टेस्ट होती है कि हम कैसे रूल को छोड़ के अपने दायरे से बाहर आके उसकी हेल्प करते हैं, उसकी जो पेंशन रोक रखी है और कैसे उसको हम चालू करवाएं। तो इसमें केस स्टडी में क्या हुआ कि आपकी गवर्नेंस में एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है किसी के सिचुएशन में जाके उसके दर्द को महसूस करना, दैट इज एम्पैथी। और जो ब्यूरोक्रेटिक एम्पैथी है, जो ब्यूरोक्रेसी मतलब रूल बेस्ड होती है कि रूल में है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, उसको कैसे डील करोगे। तो आपका कंपैशन, आपकी एम्पैथी, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको आप कैसे बेनिफिट कर सकते हो, आपकी रेस्पॉन्सिवनेस, आपकी प्रोएक्टिव गवर्नेंस, आप दोनों कैसे बैलेंस करोगे, यही आपकी एम्पैथी टेस्ट करता है। चलो, बहुत अच्छी केस स्टडी थी। इस बार एक अच्छी बात ये रहेगी, केस स्टडी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी थी और ये यूपीएससी के मुकाबले एक अलग पैटर्न था। यूपीएससी के आप उठा के देख लो 2013 से 25, ऐसी केस स्टडी आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। दिस वाज द बाउंसर फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स आल्सो। अब थर्ड आता है कि जो मिस्टर सी है उसको एक वायलेंट ग्रुप का क्लैश हो गया दो कम्युनिटी बीच में, उसको मीडिएट करना था। जब वो इन्वेस्टिगेट करता है तो उसको पता लगता है कि भाई जो रूट कोज है ना वो धार्मिक नहीं है बल्कि बिजनेस राइवलरी है, पैसे का कुछ लेन देन है, कोई लिकर माफिया है और लोकल इलेक्शन का मुद्दा है। फिर आपको और भी पता लगता है कि ये जो काम चल रहा है, आपका ही जूनियर ऑफिसर करप्ट है और वो उनके प्रति सिंपथाइज करता है, मतलब आपकी जो आपका जो ग्रुप है वो कंप्रोमाइज हो चुका है, आपके नीचे के लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तो आप इसमें कैसे क्राइसिस का मैनेजमेंट करोगे, आपको लाइन ऑर्डर भी मेंटेन करना है, सड़कों पर खून खराबा नहीं होने दे सकते। आपकी प्रोबिटी दिखाता है कि आप कैसे उसको टेस्ट निकाल के लेके आते हो। आपको इम्पार्शियल रहना, आप किसी भी इलेक्शन पार्टी से नहीं जोड़ सकते। लीडरशिप आपको दिखानी होगी, आप कैसे ऐसे मुद्दे पे डिसीजन लोगे, और आपकी ऑनेस्टी भी टेस्ट होगी। ये बहुत ही क्रिटिकल है, इसमें आप डायलमा में फंस जाते हो कि कैसे ऐसे केस में आप निकल के आओगे, आप किन चीजों का यूज करोगे, वो भी आपको दिखाता हूं। नंबर 4 इज, इसमें दिखाते हैं कि मिस्टर मिसिस डी है और वो देखती है कि भाई शहर में बहुत सारा कचरा है, सीवेज ब्लॉक हो रखा है, और वो जब अपने ऑफिस में देखती है तो ऑफिस के स्टाफ में भी यही हो रहा है, वहां पे अनहाइजीन है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, वाटर, पेपर, सब कुछ वेस्ट हो रहा है। और सिटीजन है उनको आप ब्लेम की जा रहे हो कि लोग ऐसा कचरा फैलाते हैं, बट खुद के डिपार्टमेंट के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इंस्पाइट इंटरनल रिफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक डिसिप्लिन मस्ट बी इन द पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप दूसरों को कहने से पहले अपने आप को कैसे ठीक करोगे। तो इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क कल्चर, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन, लीडरशिप, बाय एग्जाम्पल आपको लीड करना पड़ेगा, पहले हम तो करें तभी जनता को कह पाएंगे। तो ये एक अच्छी केस स्टडी देगी, हालांकि ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं थी। पांचवी केस स्टडी आती है माइनिंग माफिया और सिस्टमेटिक करप्शन। मिस्टर ई है, वो एक ऑफिस में है, जो उसका जो कलीग है वो इलीगल माइनिंग जो माफिया है, करप्शन है, उसमें इन्वॉल्व है। उसका जो डेप्यूटी है बिल्कुल जो उससे नीचे है, वो तो लॉयल है, लोकल माफिया। अब मिस्टर ई को भाई पता लगता है कि अगर आप इससे नहीं आप करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसने कहा कि भाई इसको इरेगुलर माइनिंग लाइसेंस को इमीडिएटली क्विकली क्लियर करो। तो इसमें आपका ऑफिसर मोरल फोर्टिट्यूड, मतलब आपका धैर्य और आपकी कमिटमेंट, किसी भी केस में पब्लिक ड्यूटी को मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, भले ही आपको थ्रेट आ रहे हो कैसे हो, आपकी पब्लिक लाइफ के प्रति देश सर्वोपरि है, आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसमें भाई आप सिस्टमेटिक करप्शन से कैसे लड़े हो, मतलब ये कोई एक इंसान नहीं था, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था, इसमें आप कैसे लड़ोगे। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस है, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, फोर्टिट्यूड, प्रोबिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, ये अगेन वेरी चैलेंजिंग। कभी भी आप ऐसा सजेशन नहीं दे सकते जहां जो प्रैक्टिकली ना हो, कि मैं ऑफिसर को मना कर दूंगा डायरेक्टली, मैं उसकी रिपोर्ट कर दूंगा। आपको पता तो होना चाहिए रिपोर्ट करनी क्या है, या मैं उसको समझाऊंगा। हाँ, कई बच्चे बोलते हैं मैं उसको समझाऊंगा कि सर गलत है,
1 मिनट में तुम्हें चाटा मारता है कि तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। सीनियर समझने के लिए कभी भी नहीं बैठा है, उसको पहले से समझ जाएगी गलत हो रहा है। द थिंग इज ही इज इन पावर एंड पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। आपको चेक्स एंड बैलेंस ढूंढने पड़ेंगे, आपको सब कुछ ऑन पेपर करना पड़ेगा अपने आप को सेफ रखते हुए, अदरवाइज आपके ऊपर भी इल्जाम लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, केस नंबर 6 है, मिस्टर एफ है, वो देखता है कि भाई यहाँ डीप रूटेड जेंडर बायस है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और वहां हमें दिखता है कि जो साइंस टेक्नोलॉजी और ये जो मैथमेटिक्स है, इससे लड़कियों को दूर रखा जा रहा है, लड़कियों को सिर्फ आर्ट्स की तरफ डाला जा रहा है, आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेलने दे रहे। तो जो एजुकेशन, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो लीडरशिप रोल वुमेन की तरफ थोड़ा सा पीछे है। वुमेन को वो डोमेस्टिक या ऐसे चीजों में ज्यादा देखते हैं, तो उनको अगर कोई करता है तो टू बोल्ड समझते हैं। तो ये आपको दिखाता है कैसे आप डायलॉग, ओपन डायलॉग करोगे, कैसे लोगों को परसुएड करोगे जेंडर इक्वेलिटी के बारे में कि भाई सब लोग बराबर हैं। जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है हजारों सालों, कैसे आप उसको दूर करने वाले हो। तो सोशल जस्टिस, जेंडर पैरिटी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इक्वालिटी, करेज, प्रोरोगेटिव लीडरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, ये आपको रहना है। इसके लिए सोशल, देखो बिहेवियर जो होता है ना, बिहेवियर इज नॉट अ वन डे गेम, इसको चेंज होने में हमें बहुत समय लगता है। पैट्रियार्की इज ए बिहेवियरल प्रॉब्लम। पैट्रियार्की, अगर आप वुमेन को रिजर्वेशन दे भी दिया पंचायत में, फिर भी सरपंच पति बैठा हुआ है, वुमेन के पास एजुकेशन है, जॉब है, बट स्टिल पैट्रियार्की नहीं जा रही। इवन वुमेन आर बिकमिंग पैट्रियार्क, तो इट्स अ बिहेवियर प्रॉब्लम, नॉट ए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। केस स्टडी नंबर 7 आती है कि मिस्टर जी है और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव उसको अप्रोच करते हैं कि भाई आपके लिए रिजॉर्ट वगैरह बुक कर देंगे, आपको फ्रंट पेज पर पॉपुलरिटी गेन करा देंगे हैं, और बदले में वो उनसे कुछ फेवर मांगते हैं। और जो सिटीजन्स हैं उनको कंप्लेन करते हैं कि पुअर सिविक सिटीजन्स हैं। तो ऐसे में जो ऑफिसर है वो कैसे अपने आप को पर्दे के पीछे रख के पब्लिक सेफ्टी को आगे रखेगा, वो कैसे मीडिया को मैनेज करेगा, उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का डिफरेंस होना चाहिए। तो हाईएस्ट लेवल प्रोफेशनलिज्म, इम्पार्शियलिटी, ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन टू ड्यूटी। एक सिविल सर्विस ऐसे बोला जाता है, ही वर्क्स बिहाइंड द आयरन कर्टेन्स। तो वो उसकी पॉपुलरिटी के लिए काम नहीं कर सकता, रियल कल्चर नहीं आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई मिस एच है, नोन फॉर बीइंग अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिगार्डिंग द ऑफिस रूल। उसको बोलते हैं कि भाई आपका कोई जूनियर है जो कि फ्रिक्वेंटली एब्सेंट रहता है, आपको उसको और छुट्टी देनी है। तो जो एम्प्लॉय है वो, उसको पता लगता है कि भाई वो सिंगल फादर है, 3 उसकी बेटियां हैं, और बेटा पैदा ना होने की वजह से उसको फैमिली ने छोड़ दिया और वो छोड़ के चली गई है। तो अब आपको ये देखना है कि एक तरफ तो हमें एम्पैथी जनरेट करने की, भाई बेचारा अकेला फादर है, बेटे ध्यान रखना है, बट दूसरी तरफ हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें भी काम करना है भाई, बिना उसके पैसे के तो काम भी नहीं चलेगा। तो वही रख दो, वहीं पे रख दो। तो कैसे आप इसमें वो करोगे, तो डिपार्टमेंट की भी एक लिमिट है छुट्टी देने की, कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि आप अपने जॉब से बाहर जाके कैसे इसको फीड कर पाओगे। तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाता है, आपको इमोशन में नहीं बहना है, कभी भी इमोशनल होकर फैसला नहीं लेना है। अपनी जो ड्यूटी है उससे बाहर जाना, एम्पैथी, कंपैशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमैनिटी। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जब एक सीनियर अपने जूनियर की हालत को देख के एम्पैथाइज करता है, कैसे उसका सोल्यूशन करता है। तो ये 8 केस स्टडीज थी, ठीक है, इनको मैं समझाता हूं। उससे पहले हम एक बार 5 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था माई लाइफ इज माई मैसेज। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माई लाइफ इज माई मैसेज इज एन इनफेलिबल मंत्रा फॉर द वैल्यूडिंग लीडरशिप, एक्सप्लेन। इतना ही क्वेश्चन आया था। अब ये होते हैं कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन, कर्म ही पूजा है, ठीक है, वर्क इज वर्शिप, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। जो जो बोगे वो काटोगे, ठीक है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, एजुकेशन इज द वेपन विच कैन शुक द वर्ल्ड इन पीसफुल मैनर। ऐसे कोट है बुद्धा के, इसमें कृष्णा के, विवेकानंद जी के, अंबेडकर जी के, ऐसे कोट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये महात्मा गांधी जी का कोट है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो ये क्या टेस्ट करना चाह रहा है कि मतलब मेरा लाइफ ही मेरा मैसेज है, मतलब आपको एग्जाम्पल से लीड करना है, मेरी लाइफ को देख के ही बाकी मोटिवेट हो जाएं। तो आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी लीडरशिप। तो इस क्वेश्चन में कैंडिडेट को क्या पूछा जा रहा है, वो बस यही बात कह रहा है कि ऑथेंटिक लीडरशिप क्या होती है, मतलब आपको देख के ही लोगों को मैसेज मिल जाए, दैट इज लीडरशिप।
तो इट टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रू लीडरशिप इज नॉट एन इश्यू। आपने कोई डायरेक्टिव इशू कर दिया, आपकी चलती फिरती जो आपकी लाइफ है वही समाज के लिए रूल बन जाए, तो ये आपको वैल्यू एडिंग लीडरशिप चाहता है आपसे कि लीडरशिप का जो पर्सनल कंडक्ट है। गांधी जी अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा सिंपैथाइज करते थे, उनका जीवन बहुत सादा था, ऐसा नहीं था कि वो बहुत अमीर जी रहे थे बाकी को गरीबी में मार रखा था, वो खुद भी गरीबी में जी रहे थे। पब्लिक प्रोनाउंसमेंट, बिल्डिंग अनवेवरिंग, तो ट्रस्ट की बात आती है। इसने इतने बड़े देश में एक इंसान को ट्रस्ट दिया, वो क्यों? बिकॉज पर्सनल कंडक्ट। तो ये ऐसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछता है विच वन वुड यू पिक आउट ऑफ द टू, द मीन जस्टिफाई द एंड और द एंड जस्टिफाई द मीन। इसका मतलब ये मीन्स और एंड की डिबेट है, ये बहुत पुरानी डिबेट है कि रास्ता सही होना चाहिए या मंजिल सही होना चाहिए। गांधी जी तो कहते हैं भाई दोनों सही होना चाहिए। जैसे जिसे सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि भाई रास्ता भलाई वॉयलेंस का हो, देश की आजादी हमारा टारगेट है, तो एंड सही होने चाहिए। तो अलग अलग ये फिलोसफीज हैं, कोई कहता है एंड्स, कोई कहता है मीन्स। तो ये आपकी मोरल फिलोसफी टेस्ट करना चाहता है कि प्योरिटी ऑफ मीन। तो अब यहाँ पर दो प्रकार के हमारे फिलोसफी आती है, डियोंटोलॉजी जो कि ड्यूटी को देखता है, टीलोलॉजी जो आउटकम को देखता है। तो ये एक प्रकार का एथिकल डायलमा। एथिकल डायलमा का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम दो ऑप्शन में से एक चूज करें, और एक किसी को भी चूज कर लो, आप एक कंफर्टेबल मैनर में एग्जिट नहीं कर पाओगे। माता या पिता, एक दोनों इंपॉर्टेंट है, कैसे? तो एक को चूज करना पड़ता है। तो ये आपका मोरल कंपास टेस्ट करेगा। तो एक एक अप्रोच होती है मैकिवेलियन या यूटिलिटेरियन। इसका मतलब होता है कि एंड जस्टिफाई द मीन्स, एंड सही होना चाहिए, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन गांधीयन या कांतियन जो अप्रोच है वो कह रहे हैं कि मीन अच्छे होने चाहिए, ऐसे करके। तो इन दोनों को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और दोनों का बैलेंस हम लास्ट में लेके चलेंगे कि भाई ना तो एंड सही है ना मीन सही है, आपको एंड में उसका एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। और कैसे मीन्स सही, और हम रूल बेस्ड भी, हम बुकिश नॉलेज भी नहीं जा सकते, कभी कभार हमको मीन्स कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे एंड्स के लिए। तो वो एग्जाम्पल देके, यहाँ एग्जाम्पल देके आपको समझाना पड़ेगा। इन सब के मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जीपीएससी के सारे सोल्ड पेपर्स अवेलेबल है ऐप के ऊपर, 2017 से लेके 2025 तक सारे टॉपिक वाइज सोल्ड पेपर आपको ऐप पर मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके खोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस रेस्ट ऑन द टू पिलर्स, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। दो चीजें हो गई। अब कह रहा है कि इलस्ट्रेट एंड सजेस्ट मीन्स टू स्ट्रेंथन द पिलर्स। तो ये आपसे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी किस प्रकार से गवर्नेंस के पिलर हैं आपको पूछना चाह रहा है। तो आपकी अप्लाइड नॉलेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जानना चाह रहा है, तो आपको ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूट ट्रस्ट, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये हाईली प्रैक्टिकल आपसे पूछेगा, कैसे आप ट्रांसपेरेंसी करोगे, अकाउंटेबिलिटी लेके आओगे। तो आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे आरटीआई है ट्रांसपेरेंसी के लिए, सिटीजन चार्टर है ट्रांसपेरेंसी के लिए, ई गवर्नेंस है अकाउंटेबिलिटी के लिए, सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा कि वो टूल बताने पड़ेंगे, वो टूल डिस्कस करने पड़ेंगे, ये टूल हैं। आप ये नहीं बोल सकते होना चाहिए होना चाहिए, सरकार कैसे कर पाएगी। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है कि सब कुछ साफ है, ओपननेस है इंफॉर्मेशन का। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसने जो काम किया है वो उसके लिए जवाबदेही है। मैंने कोई फैसला लिया है तो आई एम अकाउंटेबल, आई कैन बी आस्क्ड कि आपने क्यों किया। तो इसके लिए हमारे पास टूल क्या है वो आपको डिस्कस करने थे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछता है द यूथ ought to be noble, studious and disciplined with strong will and physique. How do you rate your fitness for public service? इसमें तीन वर्ड दिए, युवा, सत्य साधु, युवा अध्यका, अशिष्टा। तो ये इस प्रकार से आपको संस्कृत में वर्ड लिख के भी दे सकते हैं, बल्कि आपको इंग्लिश में भी दे ही दिया है। तो आपकी जो मोरल फिटनेस ये जानना चाहता है आप कितने सही हो, उसको बताना चाहता है। मतलब आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप अपने अंदर झांको, इंडियन एथोस, सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन, मेंटल फोर्टिट्यूड, होलिस्टिक वेलबींग। तो ये आपसे ये पूछना चाहता है कि किस प्रकार आपकी जो पर्सनल एथिक्स हैं, आप नोबिलिटी होना चाहिए, स्टूडियस होना चाहिए, डिसिप्लिन, फिजिकल मेंटल रेजिलियंस, ये सारी चीज आपको डिस्कस करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा कि जो मनसा वाचा कर्मणा है, मतलब जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, उन तीनों में एक रिदम होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। असेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल एंड वर्दी पब्लिक सर्विस एंड व्हाई। आपसे पूछा कि इन तीनों में स्मूथनेस होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, आपको वही बताना था। तो जो फाउंडेशनल वैल्यूज है सिविल सर्विस की, आपको वही डिस्कस करने था, आपकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी। तो ये आपसे ये तीनों जो प्रकार त्रिकरण शुद्धि आप जो बोलते हो, तो आपका एनालिसिस आपको बताना था कि कैसे एक ऑफिसर ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंट, एथिकल और साउंड बनेगा।
तो आपने देखा कि ये 2025 मेंस का पेपर था, इसको कैसे डील करना था। अब आपने क्वेश्चन देख लिए, अब 2026 के लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। कोई भी की स्टडी आ जाओ, आपके सामने चार चीज तो ये कॉमन होनी ही चाहिए। सबसे पहले स्टेक होल्डर की मैपिंग कर लो। स्टेक होल्डर का मतलब है कि इसमें कौन अफेक्ट हो रहा है। तो स्टेक होल्डर में भाई मार्जिनलाइज सिटीजन हो रहे हैं क्या, करप्ट सबॉर्डिनेट है क्या, एनवायरमेंट है क्या, क्या मैं हूं। तो अगर तीन है तो ऐसे बना दो। मान लो जैसे यहाँ पब्लिक है, यहाँ गवर्नमेंट है, यहाँ मैं हूँ डिपार्टमेंट है। चार है तो ऐसे बना दो, ठीक है। पांच है तो ऐसे बना दो, ऐसे करके। पांच छह सात ऐसे करके। नॉर्मली चार से पांच तक आप जा सकते हो, तीन से पांच के बीच में आपने बना दिया तो कौन उसमें इफेक्ट हो रहा है तो बढ़िया हो गया। फिर उस केस स्टडी में डायलेमा क्या है उसको एक्सप्लिसिटली बताओ कि भाई ये मेरी पब्लिक ड्यूटी और पर्सनल कैरियर सेफ्टी का मुद्दा है। जैसे वो पास करना था उसको कि कोई एनवायरनमेंट का कंसर्न पास करना था। फिर कंपैशन और रिजिड रूल्स, जैसे वो एक वो भीख मांगता हुआ पकड़ा गया, उसकी पेंशन बंद कर दी। एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी, वो पॉलिटिकल पार्टी वाला मुद्दा आ गया, पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, ये सारा। ठीक है, आपने एथिकल डायलेमा समझा दिया। उसके बाद आप तीन से चार ऑप्शन सोचो क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप लिखो नंबर ऑप्शन नंबर वन टू, लेकिन कभी भी एक्सट्रीम वन मत बताओ कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा, है ना। ऐसे रिजाइन करना मतलब आप सिचुएशन से भाग रहे हो, एस्केपिज्म है। तो आपको तीन से चार ऑप्शन सर्च करने हैं और उनको फिर एनालिसिस कर देना है प्रो एंड कॉन्स, कि भाई पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, हर एक के प्रो एंड कॉन्स बताओ। और जो अनएथिकल है उसको रिजेक्ट करते हुए, और लास्ट में एक जो मोस्ट सिंपल सा बैलेंस सा बनता है वो दे दो। तो आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप एक ऐसा फैसला लोगे जो लीगली आप सही होने चाहिए, एथिकली रोबस्ट होने चाहिए, और वो प्रैक्टिकली फिजिबल भी हो। ऐसा ना हो कि वो पॉसिबल ही ना हो। ये आपके चार, कोई भी केस स्टडी आ जाओ, सबसे पहले मैपिंग बताओ कि अब वो केस स्टडी में ये लोग स्टेक होल्डर हैं। फिर ये बताओ एथिकल डायलेमा क्या है, क्यों इस एथिकल डायलेमा है। फिर ऑप्शन बताओ, ये तीन चार ऑप्शन है। फिर ये बता दो कि ये एक्शन है सबसे बेस्ट। इससे बेहतर कुछ भी नहीं, आप आराम से कर सकते हो। दूसरा जो हम देखते हैं कि आपको कैसे बैलेंस करना है, लीगल भी बैलेंस रखना है और ह्यूमैनिटी को भी। तो जैसे हमने केस स्टडी देखा वो मीन्स और एंड्स वाला, तो आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा कि भाई मीन्स टू एंड, है ना, ये जो आपके भाई क्या बोलते हैं, हमने जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं ये रास्ते हैं एंड तक जाइए, अपने आप में रास्ता नहीं है कि मतलब अगर रूल है तो इंसान को मरने दो, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई रूल के हिसाब से ही उसको उठाया जाएगा। हमें ह्यूमैनिटी को भी देखना पड़ता है। तो हमें ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए, स्पिरिट ऑफ द लॉ, लेटर ऑफ द, है ना, कि भाई कानून जो है उसकी स्पिरिट को देखो, लेटर को मत देखो। कई बार आपको स्पिरिट देखना पड़ता है कि भाई इस प्रकार से। फिर जब मान लो प्रेशर करप्शन केस आ रहा है तो आपको हमेशा, आप जो भी फैसला लोगे वो अनकम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए। ठीक है, आप कभी भी कमजोर नहीं दिखने चाहिए अपनी स्टोरी में। और इसमें आप क्या करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्टिट्यूड, संविधान के हिसाब से घुमाना है। ये ध्यान रखना, कभी भी आपको अपनी पर्सनल कैपेसिटी का फैसला नहीं लेना। आपको फॉर्मल होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ओपन, आपको इमोशन में नहीं बहना है कि भाई सीनियर प्रेशर कर रहा है तो उसको बोलो कि रिटर्न ऑर्डर भेजे। ठीक है, ओपननेस हो, आप कोई कोई इन्फॉर्मेशन है पब्लिकली आप उसको बताओ कि ऐसा हो रहा है, कमेटी बनाओ, उसके उसमें जेंडर इक्वालिटी लेके आओ, ऐसे करके। और आपको प्रैक्टिकल इंटरवेंशन लेने हैं। कैसे, अब देखो ये कोई चीज ऐसा तो है नहीं कि एथिक्स आज पहली बार ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। एथिक्स बहुत पहले से पेपर में आता रहा है। तो सबके रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं, सोशल ऑडिट करवा लो, सिटीजन चार्टर लगवा दो, ई गवर्नेंस टूल ले आओ, सिटीजन सेंट्रिक ऐप वगैरह है वो बता दो। तो आपको क्लियर रिपोर्टिंग लाइंस, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग जो आप कर रहे हो, कुछ भी छुपा हुआ ना रहे। तो ये आपकी केस स्टडी को आराम से डील कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गए कोर्ट वाले कि भाई माई लाइफ इज माई मैसेज। तो इस प्रकार के ना 15 से 20 क्वेश्चन बना के रख लो जो मेजर मेजर कोर्ट हैं। भाई जो विवेकानंद जी ने बोले हैं, बी आर अम्बेडकर ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, जो कोर्ट है, तो इस कोर्ट की एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, प्रॉपर लिस्ट मैंने बनाई हुई थी। हम मतलब एज एकेडमी हमने प्रिपेयर भी करी है अपनी तैयारी के दौरान। तो ऐसे कम से कम 20 लीडर हैं, उन सबके कोट तैयार है, वो आपको ऐसे में भी काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे। तो माई माई लाइफ है मैसेज, मनसवा चक्रमणा, ये कोट टाइप के हैं, आराम से आप कर लोगे इसको। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो गवर्नेंस के पिलर थे उनको आप कैसे बताओगे। तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, आरटीआई, विसल ब्लोअर, सिटीजन चार्टर, स्ट्रक्चरल चेक, बैलेंस कैसे करना है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है भाई।
इमोशनल रेजिलियंस, कंटिन्यूअस लर्निंग, डिसिप्लिन, ये आपकी वैल्यू हो गई। और ये आपके जो कीवर्ड्स हैं, प्रोबिटी, क्राइसिस कंसाइंस, मोरल फोर्टिट्यूड, फिड्यूशरी ड्यूटी, कॉग्निटिव रेजोनेंस, ये भारी भारी वर्ड है, ये थोड़े से हाई वैल्यू वर्ड्स होते हैं, आप यूज करते हो तो आप बेहतर दिखते हो, ये सब। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूं कि ऐसे टोटल 40 डेफिनेशंस हैं एथिक्स में, आप वो आराम से रट सकते हो, और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने बनाई है, और वो हमने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया आपके साथ, आप आराम से देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अकेडमी एज ए हरियाणा में पिछले 3 साल में 108 सिलेक्शन दे चुकी है। जैसे गुजरात में क्लास 1 और 2 होता है, ऐसे हरियाणा में ग्रुप ए की जॉब होती है। तो पिछले 3 साल में हमने 108 सिलेक्शंस दिए हैं। लास्ट ईयर आउट ऑफ 113 51 सिलेक्शन रहे हैं। आप इसका पोज करके आप पढ़ भी सकते हो। 2024 में आप देखोगे रैंक 1 जो है अकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट थे, तो हाईली क्वालिफाइड आपके लिए है। और एथिक्स का अगर आप चाहते हो केस स्टडी, तो जो मैंने पीडीएफ शेयर करी है आपके टेलीग्राम में, ये लिंक है। ये तो 2013 से लेकर 2025 तक की सारी केस स्टडीज मोनिका मैम के द्वारा करवाई गई हैं। आप इस प्लेलिस्ट को खोलोगे तो इसमें 14 वीडियो आपको मिलेंगी। 2013, 14, 15 ऐसे 2025 तक की केस स्टडी आपको नीचे तक मिल जाएंगे, आप आराम से उनको कर सकते हो। और वहां से बाहर से कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि यूपीएससी जो पूछना था आज तक पूछ चुका है, आप आराम से कर पाओगे। अब हम देखते हैं कि जो आपकी बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं वो सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए। बहुत से बच्चों को क्या रहता है कि पेपर में यही नहीं पता एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, प्रोबिटी क्या है, डायलेमा क्या है। उसकी भारी भारी बुकिश जो डेफिनेशंस हैं वो लोग रटते रहते हैं। तो यहाँ आप देखो एथिक्स क्या है। ये सारी डेफिनेशन गूगल या चैट जीपीटी से बनाई हुई नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सिंपल सोच के जो एग्जाम के दौरान जो याद आ सके उस हिसाब से बनाई गई है, हमारे द्वारा ही बनाई गई है। देखते हैं व्हाट इज एथिक्स। Ethics a set of moral principles that governs a person behavior or the conduct of an activity। सिंपल है। एथिक्स वो टूल हैं, वो रूल्स हैं which guide the public behavior। वेरी सिंपल। जितना सिंपल होगा पेपर में लिखना उतना आसान होगा, एग्जामिनर को भी क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखेगा, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट दिखेगा। एथिकल डायलेमा क्या होता है? एथिकल डायलेमा इज अ सिचुएशन in which there is a choice to be made between two or more options, neither of which resolve the situation in ethically acceptable morally satisfactory manner। What is accountability? इसका मतलब होता है अनसोरेबिलिटी एंड ओनरशिप फॉर वंस डिसीजन एक्शंस। मोरालिटी क्या होता है? मोरालिटी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ ए कंडक्ट दैट एक्सेप्टेड राइट और प्रॉपर। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज आर द क्वालिटी विच आर डिजायरेबल इन सोसाइटी। एग्जांपल भी दे रखे हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? इट इज मीन ओपननेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एंड मीडिया। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इज ए सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। क्या आपने कभी आज तक इतनी सिंपल डेफिनेशन देखी है? कमेंट करके जरूर बताना कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड इज अ वे ऑफ थिंकिंग, मतलब खत्म बात, कि मैं कैसे सोचता हूं, वही एटीट्यूड है। नजरिया, a settled way of thinking or feeling about something। इट इज द वे यू थिंक अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन। ऐसे बोलते हैं मेरा एटीट्यूड ऐसा है। किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। व्हाट इज एप्टीट्यूड? इट इज द इनहेरेंट कैपेबिलिटी और टैलेंट फॉर परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर टास्क। मतलब किसी भी काम करने के लिए आपके पास जो टैलेंट है वही आपका एप्टीट्यूड है। इसीलिए बोलते हैं एप्टीट्यूड ना इनबोर्न होता है, वो डेवलप नहीं होता है। किसी किसी का वो नेचुरली होता है, किसी का नहीं होता है। आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब आपको दो चीज चूज करनी हो तो आपकी पर्सनल चीज बीच में आ रही हो प्रोफेशनल के, a situation in which personal consideration have the potential to influence or compromise professional judgments। integrity क्या होती है? the soundness of moral principles, the character of honesty, uprightness and sincerity। impartiality क्या होती है? a principle of justice that hold decision should be based on the objective criteria rather than bias, prejudice and favoritism। empathy क्या होती है? the ability to place oneself in another position and experience their feeling, that is empathy। देखो किसी को दूसरे की जगह में रख के अपने आप को फील करना, that is empathy। सिंपैथी क्या होती है? सिंपैथी होता है बस किसी किसी के लिए बुरा फील करना कि अरे बहुत बुरा हो बेचारे के साथ, लेकिन उसके साथ मैं होता तो मैं फील कर पाऊं उसको, पुटिंग योर सेल्फ इन अनदर शूज, दैट इज एम्पैथी। डिलीजेंस क्या होता है? द केयरफुल एंड परसिस्टेंट वर्क और एफर्ट, दैट इज डिलीजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड, कंट्रोल एंड रेगुलेट देयर इमोशन। अपने इमोशंस को रेगुलेट करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। प्रोबिटी क्या होती है? प्रोबिटी होती है द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, ऑनेस्टी एंड डिसेंसी, दैट इज प्रोबिटी। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? इट इज ये गाइडलाइन होती है जो किसी भी ड्यूटी को करने के लिए दी जाती है, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। यूटिलिटेरियनिज्म, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ये सिंपल डेफिनेशन होता है।
इट इज अ बिलीव दैट ए मोरली गुड एक्शन इज वन दैट हेल्प द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। जो काम ज्यादा लोगों को मदद करे वही अच्छा हो जाता है। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया कुछ कि वो काम को आगे बढ़ने से रोकना है। द इनएबिलिटी टेंडेंसी और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन टू परपिचुएट एस्टेब्लिश प्रोसीजर इवन इफ दे आर काउंटर प्रोडक्टिव, कि मतलब अगर आपके जो रूल रेगुलेशंस हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, भले ही वो काउंटर प्रोडक्टिव हो, उससे काम ना हो लेकिन उसको हम स्टिक करेंगे। इंट्यूशन, मतलब हमें कुछ एकदम से आइडिया आ जाता है बिना किसी लॉजिक की। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली विदाउट द नीड ऑफ कॉन्शियस रीजनिंग, मतलब हमें पता नहीं है कि ये सही है, बट क्यों सही है नहीं पता, इतना पता बस ये सही है। Prudence, the ability to govern and discipline oneself by use of reason, that is prudence. Governance, the relationship between the government and the public. इस डेफिनेशन से बेहतर गवर्नेंस की डेफिनेशन मैंने आज तक नहीं देखी। गवर्नेंस, द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक। वाह, मतलब क्या, ये मोदी जी के शब्द हैं, मेरे नहीं है, एक स्पीच में सुना था, तो क्या मजा आया। देखिए, व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस इज a रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डियोंटोलॉजी, जजिंग द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन बेस्ड ऑन द एक्शन एडहेरेंस टू द रूल्स। कोई रूल बेस्ड, मतलब किसी को जज करूंगा इस आधार पर कि उसने रूल फॉलो किए कि नहीं किए, बाकी कुछ हुआ चाहे ना हुआ। मान लो तीन आदमी है, एक का काम है गड्ढा खोदना, एक का काम है पेड़ लगाना, एक का काम है उस गड्ढे को भरना। मान लो एक दिन वो बीच वाला आदमी नहीं आया जो जो पेड़ बोता था। पहला आदमी गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है, फिर खोद रहा है, फिर भर रहा है। वो अपना काम सही कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से वो सही है रूल रेगुलेशन हिसाब से। लेकिन अगर आउटकम देखोगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हेडोनिज्म, द बिलीव दैट प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड एंड प्रॉपर एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारी ह्यूमन एम का लाइफ ही प्लेजर है, मतलब जो चार वाक फिलोसफी है, हेडोनिज्म। रैशनैलिटी, a concept that believes in the use of reason which detach from passion emotion। रैशनल का मतलब ये होता है ना कि मैं रेशनल हूं, तो आपको डिटैच करना पड़ेगा पैशन इमोशन बिलीफ से। कमिटमेंट क्या होती है? अनदर ब्यूटीफुल डेफिनेशन, बीइंग ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल एंड जेन्युइन टू द वंस वर्ड डीड्स एंड प्रॉमिस। जो मैंने बोला है वो मैं करता हूं, काइंड ऑफ अक्षय कुमार, मैं जो बोलता हूं मैं डेफिनेटली करता हूं, वो वाला। रूल ऑफ लॉ, it is indicate that no branch of government is above the law and no public official may act arbitrarily outside the law। कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, रूल से बाहर कोई नहीं है, अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकता। इमोशनल क्वेश्चन, a measurement of a person's ability to monitor their emotions, cope with pressure control through action, that is emotional quotient। so IQ होता है ना, वैसे EQ होता है। moral absolutism, argue that there are some moral values that are always true and apply to everyone। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? जैसे ऑनेस्टी, ट्रुथ, ये लव, ये हर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये सही माने जाते हैं। मोरल सुपरनेचुरलिज्म, कि ये बोलता है कि ओनली सोर्स ऑफ मोरल रूल इज गॉड, ये ऐसा मानता है। निष्काम कर्म, परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज इन ए डिसइंटरेस्टेड वे विदाउट एक्सपेक्टिंग द फ्रूट ऑफ आवर एक्शन, मतलब बिना फल की चिंता किए बगैर आप अपना कर्म करते रहो, दैट इज निष्काम कर्म, कृष्ण जी के द्वारा बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन, ए कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग सम कॉमन गुड। क्या मतलब, इतनी सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? ए कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट टुवर्ड अचीविंग सम कॉमन गोल्स। व्हाट इज, यही खत्म कर दिया। कोऑपरेटिव गवर्नेंस, ए सिस्टम ऑफ रूल प्रैक्टिसेस प्रोसेस बाय व्हिच ए कंपनी इज गवर्न, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सोशल कैपिटल क्या होती है? जो ट्रस्ट और म्यूचुअलिटी हम एंजॉय करते हैं एक दूसरे में एज ए सिटीजन, दैट इज सोशल कैपिटल। करेज ऑफ कन्विक्शन क्या होता है? इट इंप्लाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इवन इन एडवर्स सिचुएशन एंड थ्रेट्स, a quality of mind or spirit that enables a person to face difficulty, danger and that is conviction। कि मतलब हम एडवर्स कंडीशन में भी अपनी ड्यूटी पूरी करें, हमारे अंदर वो एनर्जी, वो कन्विक्शन कहां से आएगा? दैट इज करेज ऑफ कन्विक्शन। जब आपके सीनियर आपके खिलाफ हो, पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो, तब चाहिए तक करेज ऑफ कन्विक्शन। न्यूट्रलिटी, इसका मतलब होता है कि मैं बिना किसी पार्टी के एफिलिएशन के भी सेम एंथुसियाज्म से काम करूंगा, पार्टी बदलती रहेंगी, मेरा एंथुसियाज्म सरकार के प्रति रहना चाहिए। अनोनिमिटी, मतलब बिना अपना नाम आगे आए। सिचुएशन वेयर द एक्टिंग पर्सन नेम इज अननोन। इंटरनेशनल एथिक्स refers to guiding principles and codes of conduct governing international issues and relation between the nations। Adaptability, the ability to change or be changed in order to deal successfully with a new situation। मतलब आप किसी भी चीज में अडेप्ट कर लेते हो, जल्दी से घुल जाते हो, ये भी एक अच्छी वो है। अल्ट्रुइज्म मतलब द सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स, एक्टिंग टू हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग पर्सनल गेन, मतलब एक तरह से कल्याण करना, दूसरों को मैं बिना सोचे उनके बारे में करता रहूं, बस अपना फायदा ना देखूं, सेल्फलेस सर्विस। ठीक है, तो ये आपके थे। अब आपको कोई भी डाउट है तो ये अकेडमी के नंबर्स हैं 9996337109।
आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है, इवन लैंग्वेज पेपर के लिए भी हमारे पास अब फैसिलिटी आ गई है, आप गुजराती लैंग्वेज के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा ईमेल एड्रेस है और ये हमारी वेबसाइट है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ आपको टच हुई, कुछ सजेशंस हो डेफिनेटली कमेंट करना, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो, अगली बार वही वीडियो भी आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।